नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। इस कार्यक्रम के जरिए साल दर साल हम आपको कृषि जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे सेगमेंट के साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। रबी फसलों की कटाई के बाद किसान खरीफ फसलों की तैयारियां शुरू कर देते हैं और इसके साथ ही हमारे कृषि वैज्ञानिकों की तैयारियां भी शुरू हो जाती है किसानों को उचित समय पर सही मार्गदर्शन देने की। इसी कड़ी में ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित केंद्रीय कृषि रत्न महिला संस्थान ने किसानों को खरीफ फसलों की बुआई से जुड़ी हुई अहम जानकारी देने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट। भारतीय कृषि में महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आंकड़े बताते हैं कि आर्थिक रूप से सक्रिय 100 में से 80 महिलाएं खेती बाड़ी के कामों में लगी हैं। इनमें भी 33% महिलाएं मजदूर हैं, जबकि 48% किसान। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे देश में करीब 18% खेतीहर परिवारों का नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है। बल्कि विश्व खाद्य और कृषि संगठन का कहना है कि पहाड़ी और उत्तर पूर्वी इलाकों के साथ साथ केरल जैसे राज्य में तो खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान पुरुषों से भी कहीं ज्यादा है। खरीफ की तैयारियां हो रही हैं। इन तैयारियों में महिलाओं को भला कैसे भूला जा सकता है? यही वजह है कि केंद्रीय कृषि रत्न महिला संस्थान ने 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का शीर्षक था खरीफ पूर्व चावल कार्यशाला एवं धान की भूसी आधारित मशरूम की खेती में कौशल उन्नयन कार्यक्रम। खरीफ की सबसे महत्वपूर्ण फसल धान है और धान पर यह कार्यशाला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी बुआई, निराई और कटाई वगैरह में महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा होता है। कार्यशाला में सेवानिवृत्त जिला कृषि अधिकारी सुरेश जेना भी मौजूद थे। अपने संबोधन में उन्होंने कृषि रत्न महिलाओं की आजीविका सुरक्षा के अलग अलग पहलुओं को छुआ। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर लिपि दास ने कृषि निवेश, उद्यमता और सशक्तिकरण पर बल दिया। ये कार्यशाला राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कोष की एक परियोजना के सहयोग से आयोजित की गई। इस परियोजना का उद्देश्य कृषिरत महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सशक्तिकरण करना है। इस अवसर पर एक ब्रोशर भी जारी किया गया जिसका विषय था महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक संवेदीकरण। कार्यशाला में धान के भूसे से उगाई मशरूम की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसके अलावा अलग अलग सब्जियों के बीज, मशरूम स्पॉन, कीटनाशी और कवकनाशी भी यहाँ प्रदर्शन के लिए रखे थे। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कृषि कैलेंडर, जिसमें हम आपके लिए वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों की जानकारी लेकर आते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर आप टमाटर की खेती से जुड़े हुए हैं तो इस समय आपको कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए। अप्रैल माह में टमाटर की फसल में फल छेदक कीट से हानि की संभावना बनी रहती है। इसकी सुंडी कच्चे एवं पके फलों में छेद कर सकती है। रोकथाम के लिए प्रभावित फसलों को नष्ट कर देना चाहिए। रासायनिक नियंत्रण के लिए मेलाथियन दवा को 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव से पहले टमाटर के सभी फलों को तोड़ लें। वहीं छिड़काव के बाद 3-4 दिन तक फलों की तोड़ाई नहीं करनी चाहिए। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे लेकर अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कृषि के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाना आसान नहीं है। इसके लिए लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और कृषि से जुड़े शोध कार्यों में भी लगना पड़ता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही किसान और कृषि वैज्ञानिक बलदेव सिंह ढिल्लों की, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है, खास तौर पर प्लांट ब्रीडिंग के क्षेत्र में, और इसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए मिलते हैं इनसे। साल 1947 में पंजाब के अमृतसर के गांव दबुर्जी में जन्मे बलदेव सिंह ढिल्लों एक किसान और कृषि वैज्ञानिक हैं। इनकी उम्र 72 वर्ष है। बलदेव सिंह ढिल्लों ने खालसा कॉलेज अमृतसर से कृषि में बीएससी और एमएससी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी और इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने 350 शोध प्रकाशन और कई किताबें प्रकाशित की हैं। वर्तमान में भारत में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में सहायक महानिदेशक और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में अनुसंधान निदेशक के रूप में काम किया है। इन्होंने वर्ष 1976 से 78 में और 2007 से 11 तक जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र में काम किया है। साथ ही वर्ष 1989 में मक्का ब्रीडिंग, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी पर बर्मिंघम विश्वविद्यालय में काम किया है। बलदेव सिंह ढिल्लों जुलाई 2011 से पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में काम कर रहे हैं। उनके गतिशील नेतृत्व के तहत पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने कई प्रशंसा अर्जित की है। वर्ष 2017 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय और तृतीय सर्वश्रेष्ठ कृषि अनुसंधान संस्थान के रूप में रैंक की गई। साथ ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2017 द्वारा पंजाब में प्रथम और भारत में दूसरा सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। बलदेव सिंह ढिल्लों के लगातार मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और प्रेरणा के कारण उत्कृष्ट फसल किस्मों और उनके उत्पादन संरक्षण प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ। नतीजतन उनके राज्य ने 2017-18 के दौरान धान और गेहूं की उच्चतम उत्पादकता हासिल की। इनके कार्यकाल में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किए गए कम बायोमास वाले धान की उच्च उपज वाली किस्में अब किसानों के बीच सबसे लोकप्रिय हैं, जो पानी और कीटनाशक की बचत में सहायक हैं। साथ ही ये धान के पुआल प्रबंधन में भी सहायक हैं। बलदेव सिंह ढिल्लों ने पोषण सुरक्षा, विविधीकरण और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए जैव उर्वरक गेहूं, बीटी कॉटन और कम बीज वाली किनोवा और वनस्पति संकर किस्मों के विकास में देश का नेतृत्व किया। बलदेव सिंह ढिल्लों ने धान के पुआल प्रबंधन, कीटनाशकों के छिड़काव और उपज को सुखाने के लिए नई कृषि मशीनों और उपकरणों का विकास किया है। इन्होंने संयुक्त अंतर्राज्य अभियान का नेतृत्व किया, जिसने कपास में सफलतापूर्वक सफेद मक्खी का प्रबंधन किया, जिसके परिणाम स्वरूप बम्पर फसल 756 और 750 किलोग्राम की उत्पादकता हुई। इसके अलावा बलदेव सिंह ढिल्लों ने 2018 के दौरान धान के पुआल को जलाने के खिलाफ अभियान का कड़ा नेतृत्व किया। अपनी लगन और कड़ी मेहनत से इन्होंने देश विदेशों में कृषि के नए आयाम बनाए और कृषि के क्षेत्र में कई सारी नई उपलब्धियां भी हासिल की हैं, जो देश के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई। इनकी जीवनी भविष्य में आने वाले नए युवा किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर प्रगतिशील किसान भी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और अब बारी है किसानों के समस्याओं के समाधान की, जिसमें सहायता करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि वैज्ञानिक। तो आइए देखते हैं किसानों के सवाल और कृषि वैज्ञानिकों के जवाब। तो आइए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। आज का ये सवाल मध्य प्रदेश से एक दर्शक ने भेजा है। ये जानना चाहते हैं कि क्या लाल भिंडी की खेती की जा सकती है मध्य प्रदेश में, और अगर वो करना चाहते हैं तो ऐसे में कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना उनके लिए ज़रूरी होगा अगर वो लाल भिंडी की खेती करना चाहते हैं। आइए लेते हैं इसका जवाब डॉक्टर JPS डबास से। हमारे किसान भाई का सवाल बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर हमने कोई खेती कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा उस भिंडी को हम कहाँ बेचेंगे, उसकी मांग कितनी है, उसका क्या पैसा मिलने वाला है।
हमारे देश में भिंडी के अंदर काफ़ी विविधता है और लाल किस्म की भिंडी को भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और जो हमारा सब्जी अनुसंधान संस्थान जो बनारस में है, उन्होंने कुछ लाल भिंडी की किस्में भी निकाली हैं, तो आप वहाँ से इनका बीज लेके इसका खेती कर सकते हैं। लेकिन ये आपको देखना होगा कि आपकी मार्केट में इसकी कितनी अधिक डिमांड है। और भिंडी की डिमांड सब्जी के तौर पे तो होती है, साथ साथ में जितने भी खांडसारी या गुड़ बनाने वाली जितनी भी देसी जो तरीके हैं हमारे, उसमें होती है। साथ ही साथ ये इसका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी महत्व है और इसका प्रयोग है। इसके अलावा औषधीय पौधों में भी इसका प्रयोग होता है। तो भिंडी की, लाल भिंडी की खेती की जा सकती है। इसकी अच्छी किस्में आप बनारस से ले सकते हैं। और आप, लेकिन ये आपको देखना होगा कि आपके बाज़ार में इसकी मांग कितनी है, क्योंकि किसान को बाज़ार की मांग के हिसाब से अगर खेती करते हैं तो किसान को ज़्यादा आमदनी होगी, अन्यथा उसको पूरी आमदनी नहीं मिल पाएगी। आपको ये देखना कि आपके बाज़ार में इसकी मांग कितनी है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगातार कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कदम है किसान रेल का संचालन। किसान रेल के अब तक 455 फेरे लग चुके हैं और हजारों किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के लिए लगातार इस योजना पर निगरानी रखी जा रही है और हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने इस योजना की समीक्षा की। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को किसान रेल संचालन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा बजट में की गई घोषणा के अनुरूप देश भर में किसान रेल का संचालन अत्यंत सफल साबित हो रहा है। अभी तक किसान रेल के 455 फेरे लग चुके हैं, जिससे हजारों किसानों को फायदा पहुंचा है। उन्होंने बताया कि किसान रेल का संचालन और सुचारू रूप से किया जाएगा, जिससे देश के अधिकारी किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके। उन्होंने किसान रेल को किसानों के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए रेलवे तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों को भी किसान रेल की नियमित मॉनिटरिंग करने की हिदायत दी। जानकारी के लिए बता दें कि किसान रेल के माध्यम से किसानों की उन उपज का देश के दूर दराज क्षेत्रों तक परिवहन किया जा रहा है जो शीघ्र खराब होने वाली किस्म की होती है। रेलवे द्वारा किसानों को उनकी उपज के परिवहन के भाड़े में छूट प्रदान की जा रही है। वहीं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भी प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के अंतर्गत किराए में 50% सब्सिडी किसानों को प्रदान कर रहा है। अभी तक 455 ट्रिप किसान रेल द्वारा लगभग 1.25 लाख टन उपज का परिवहन किया जा चुका है। इसकी अद्भुत सफलता रेलवे और कृषि के क्षेत्र में नया इतिहास लिख रही है। भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर का शुभारंभ किया गया। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने मीठी क्रांति पर जोर दिया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री ने भारत की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत मधु क्रांति पोर्टल व हनी कॉर्नर समेत शहद परियोजनाओं का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मीठी क्रांति देश भर में तेजी से अग्रसर होगी। ये कार्यक्रम कृषि भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस बीच उन्होंने कहा कि शहद का उत्पादन बढ़ाकर निर्यात में वृद्धि की जा सकती है, रोजगार बढ़ाए जा सकते हैं, वहीं गरीबी उन्मूलन की दिशा में भी बेहतर काम किया जा सकता है। मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन व पशुपालन के माध्यम से हम भूमिहीन किसानों को गाँवों में ही अच्छा जीवन जीने का साधन दे सकते हैं। शहद उत्पादन के लिए एक तरह से प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। नेफेड ने शहद की मार्केटिंग की कमान संभाली, ये शुभ संकेत है। इसके माध्यम से दूर दराज के मधुमक्खी पालकों को अच्छा मार्केट मिलना चाहिए। देश में उत्पादन क्षमता से अधिक संभव है, पर क्वालिटी पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषक उत्पादक संगठन यानी एफपीओ में छोटे मधुमक्खी पालकों को शामिल करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। साथ ही उन्हें ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम भी बनाया जाए। हनी मिशन की बात करते हैं, बी बोर्ड की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से तीर एक है लेकिन निशाने कई हो सकते हैं। शहद की उपलब्धता को हम बढ़ा सकते हैं, उसके माध्यम से किसान की आमदनी बढ़ सकती है, उसके माध्यम से एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, उसके माध्यम से अनेक रोजगार के अवसर सृजित हो सकते हैं। दूसरा, अगर इसका पक्ष हम देखें तो ये एक कार्यक्रम ऐसा है जिसके माध्यम से हम गरीबी उन्मूलन की दिशा में भी बड़ा काम कर सकते हैं। सामान्यतः जिस पर खेती है वो तो खेती कर ही रहा है, लेकिन हमारी कोशिश राज्यों से भी मेरा यह आग्रह रहेगा कि कुल मिला के ऐसे लोग जो भूमि धारक नहीं हैं लेकिन किसानी का काम करते हैं और गांव में ही निवास करते हैं, गांव छोड़कर उनको जाने के लिए विवश न होना पड़े, उस दिशा में फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और हनी, ये तीन ऐसे बड़े कारक हो सकते हैं जो उनको गांव में ही अच्छा जीवन जीने का साधन दे सकते हैं। इसलिए हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारा मिशन है, तो मिशन की प्रगति एक उपलब्धि है। नेफेड ने मार्केटिंग की कमान संभाली है, यह निश्चित रूप से हमारे देश के लिए और मिशन के लिए, दोनों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि नेफेड की मार्केटिंग में एक्सपर्ट ही है, उनके पास साधन भी है, विजन भी है, और उस दिशा में उन्होंने खुद ब खुद 5 एफपीओ अपने हाथ में लिए हैं और उन पर वो काम कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि एफपीओ को विपणन सहायता के लिए नाफेड ने दिल्ली में करीब 15 हनी कॉर्नर विकसित किए हैं। शहद व अन्य मधुमक्खी उत्पादों हेतु विपणन सहायता को बढ़ावा देने के लिए आगामी प्रमुख 200 नाफेड स्टोर्स में से अधिकांश में हनी कॉर्नर विकसित किए जाएंगे। और अब कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम आपके लिए लेकर आए हैं कृषि अवसंरचना कोष से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक। 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। ज्यादातर किसानों की सालाना आय बहुत कम है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से
15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में यह आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास करना है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्यवर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि हाल ही में मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। ये पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन के तहत गठित राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की पहल है। ये पोर्टल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों के ट्रेसेबिलिटी स्रोत को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण हेतु विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर शहद और अन्य मधु उत्पाद ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा सकेंगे। ये पोर्टल शहद की गुणवत्ता और मिलावट के स्रोत की जांच करने में भी मदद करेगा। मधु क्रांति पोर्टल के जरिए मधुमक्खी पालकों और इसके व्यवसाय से जुड़े लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इस परियोजना का लाभ लेने के लिए मधु क्रांति पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आइए अब देखते हैं आज के ट्विटर प्लेट में क्या खास संदेश है आपके लिए। आत्मनिर्भर भारत की ओर सरकार का एक और कदम बढ़ाया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना के तहत भारत में विनिर्माण हेतु 5 साल के लिए 6,238 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का आवंटन किया गया है। ये था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।